गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम 3 जून 2024 के करंट अफेयर्स देखेंगे जो चर्चा में है। अगर आपने पूरा मई महीने का मंथली करंट अफेयर्स नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं मई महीने की। उसमें 300 से ज्यादा प्रश्न मैंने एक ही वीडियो में डिस्कस किए हैं। इसके अलावा जो लोग जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उसमें 2 प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज ऑलरेडी मैं कवर कर चुका था। एक चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, उसके प्रैक्टिस सेट अब हमने शुरू किए हैं, तो पहला प्रैक्टिस सेट मैं उसमें डाल चुका हूं, तो आप जाकर उसको देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में खबरों में रही पंपा झील किस राज्य में स्थित है? तो पंपा जो झील है ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कर्नाटक का जो हम्पी है, आपको पता होगा जो हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, यहां पर और जो हम्पी शहर है ये किस साम्राज्य के अवशेषों को प्रदर्शित करता है? जो आपका विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था वो आपका यहीं पर हुआ करता था, हम्पी। और ये जो आपको यहाँ पर टेम्पल्स दिखेंगे उसमें बहुत सारे टेम्पल्स विजयनगर साम्राज्य के हैं और कुछ उससे पुराने भी हैं। तो पंपा झील आपकी कर्नाटक में स्थित है। चर्चा में भी क्यों रही है? यहाँ पर अभी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को केव पेंटिंग्स, ठीक है, जो गुफाओं के अंदर दीवारों पर चित्रकारी की जाती थी, केव पेंटिंग्स के साक्ष्य अभी यहां से मिले हैं। नीचे इसके बारे में आप थोड़ा सा देख सकते हैं। कर्नाटक राज्य पुरातत्व संग्रहालय और विरासत विभाग की एक टीम ने हम्पी विश्व धरोहर क्षेत्र में पंपा झील के पास लगभग 2500 साल पुराने शैलाश्रय यानी चित्रों अर्थात केव पेंटिंग्स की खोज की है। हम्पी के पास कर्नाटक के कोप्पल जिले में स्थित पंपा झील हिंदू पौराणिक कथाओं के 5 पवित्र झीलों में से एक है। और देखिए हम्पी जो ये शहर है ये कौन सी नदी के किनारे है? एक बार ये पूछ चुका है, तो ये तुंगभद्रा, याद रखिएगा, तुंगभद्रा नदी के किनारे है। इसके अलावा देखिए अगर बात करें तो अभी 2 साइट्स और चर्चा में थी जहां पर हमें कुछ पेंटिंग्स के साक्ष्य मिले हैं। एक तो हमें नियोलिथिक पेंटिंग के साक्ष्य मिले हैं या नियोलिथिक आर्ट के साक्ष्य मिले थे गोवा से, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक शहर है कर्नाटक का मंगलुरु या मंगलौर, ठीक है, तो मंगलुरु से हमें जो रॉक आर्ट होती है या शैल चित्र होते हैं उसके साक्ष्य मिले थे मई में। तो ये 2 साइट्स भी अभी चर्चा में थी, आपसे तीनों को याद रखिए। केव पेंटिंग्स के साक्ष्य हमें हम्पी से मिले हैं, रॉक आर्ट के साक्ष्य हमें कर्नाटक के मंगलुरु से मिले हैं, और नियोलिथिक पेंटिंग के साक्ष्य यानी नव पाषाण काल की पेंटिंग के साक्ष्य हमें गोवा से मिले हैं। हम्पी जो है कर्नाटक में स्थित एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसके अलावा कुछ और जो वाटर बॉडीज और रिवर्स चर्चा में रही वो मैंने डाल दी है न्यूज में। अष्टमुडी लेक केरला में स्थित है। ये अभी माइक्रो प्लास्टिक, ठीक है, माइक्रो प्लास्टिक के पॉल्यूशन के कारण चर्चा में है, इस पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। केरल में स्थित है और केरल की एक ये रामसार साइट भी है, इसलिए हमारे लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात करें माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होते हैं? जिनका साइज आपका 5 मिलीमीटर से कम होता है उन्हें बोला जाता है माइक्रोप्लास्टिक्स। शरावती रिवर ये आपकी वेस्टर्न कर्नाटक की एक रिवर है। इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल बनता है जिसे जोग वाटरफॉल बोला जाता है, जोग प्रपात। पेरियार रिवर केरल की सबसे लंबी रिवर है और जो केरल का पेरियार नेशनल पार्क है और पेरियार टाइगर रिजर्व है वहां से होकर ये गुजरती है। ओकावांगो डेल्टा, ओकावांगो एक काफी इंपॉर्टेंट रिवर है और अपना डेल्टा ये बोत्सवाना में बनाती है, ये भी अभी चर्चा में था। इसके अलावा भीमा रिवर ये महाराष्ट्र में स्थित एक रिवर है और देखिए यहां पर एक डैम बना हुआ है इसके ऊपर, उजानी डैम। इसका जो डैम के पीछे पानी रोका जाता है वहां पर एक नाव पलटने से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी, इस वजह से ये चर्चा में था। तो आपसे पूछे अगर उजानी डैम कहां पर है? भीमा नदी के ऊपर स्थित है। भीमा नदी कहां पर है? आपकी महाराष्ट्र में स्थित एक नदी है, आपने सुनी भी होगी, काफी चर्चा में रहती है। भीमा कोरेगांव बैटल, भीमा कोरेगांव जो लड़ाई हुई थी उसकी वजह से काफी ये नदी चर्चा में रहती है। आगे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व ये है, ठीक है, महाराष्ट्र। नीचे देखते हैं चर्चा में क्यों है। देखिए एक्चुअल में क्या हुआ, यहाँ पर एक 32 वर्षीय महिला की टाइगर ने एक्चुअल में अटैक कर डेथ वहां पर उनकी हो गई है। तो फिर से एक मानव वन्यजीव संघर्ष का मामला निकल कर ये सामने आया है। और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा और सबसे पुराना टाइगर रिजर्व ये है। 2 इसमें भाग हैं, एक है तडोबा नेशनल पार्क और अंधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। इन दोनों को मिलाकर ये तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व बनाया गया है। अगर बात करें महाराष्ट्र के और टाइगर रिजर्व की और नेशनल पार्क की तो दोनों मैं आपको दिखा देता हूं जिससे आपका रिवीजन हो जाए। अगर बात करें महाराष्ट्र के नेशनल पार्क्स की तो महाराष्ट्र के नेशनल पार्क हैं चांदोली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क। चांदोली देखिए किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, आई थिंक झारखंड के किसी एग्जाम में ये आया था। नवेगांव
नागजीरा नवेगांव, ये एक टाइगर रिजर्व भी है। पेंच जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क, संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क और ताडोबा नेशनल पार्क। तो ये सारे नेशनल पार्क आपके महाराष्ट्र में उपस्थित नेशनल पार्क है। अगर बात करें महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व की, तो ये महाराष्ट्र के कुछ टाइगर रिजर्व है। मेलघाट टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ठीक बॉर्डर पर पड़ता है। बोर टाइगर रिजर्व भारत का सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व इंडिया का यही है। तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जहां पर यह घटना भी हुई है। नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व और सह्याद्री टाइगर रिजर्व, ये भी अभी न्यूज में था, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। सह्याद्री भी अभी चर्चा में है। सह्याद्री नाम कहां से निकला है? जो वेस्टर्न घाट आपका होता है, वेस्टर्न घाट की जो नॉर्दर्न वाला पोर्शन है या उत्तर वाला पोर्शन है, उसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो वहां से ये लोकेटेड है, तो इसीलिए इसका नाम सह्याद्री नेशनल पार्क पड़ा है। तो ये सारे टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के चर्चा में थे। इसके अलावा कुछ और प्रोटेक्टेड एरियाज जो अभी चर्चा में है, वो भी मैंने सूची डाल दी, आपका रिवीजन हो जाएगा। राजाजी टाइगर रिजर्व कल हमने कवर किया था, उत्तराखंड में उपस्थित एक टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर अभी एक टाइग्रेस ने 4 शावकों को जन्म दिया है। मृगवाणी नेशनल पार्क, ये तेलंगाना में उपस्थित एक नेशनल पार्क है। यहां पर अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि मृगवाणी नेशनल पार्क में अतिक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसको हैदराबाद शहर का ग्रीन लंग्स या हरित फेफड़े बोला जाता है, क्योंकि वहां के क्लाइमेट को काफी हद तक ये कंट्रोल करते हैं। कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आंध्र प्रदेश में उपस्थित है। यहां पर आपको एलिफेंट्स भी देखने के लिए मिलेंगे। और एक एलिफेंट रिजर्व है आंध्र प्रदेश में, रयाला एलिफेंट रिजर्व, आंध्र प्रदेश का एकमात्र एलिफेंट रिजर्व यही है। और कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उसका एक छोटा सा हिस्सा है। सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये भी अभी भू राजस्व रिकॉर्ड के कारण कुछ चर्चा में था। यहाँ पर लैंड डिस्प्यूट थोड़ा सा चल रहा है और राजस्थान में यह स्थित है। इसके अलावा एक इसके आसपास के 68 माइनिंग क्षेत्र हैं या 68 खनन के क्षेत्र हैं, वहां पर कोर्ट ने कहा है कि आप माइनिंग को बंद कीजिए। सरिस्का नेशनल पार्क या सरिस्का टाइगर रिजर्व के बायोडाइवर्सिटी को ये खराब कहीं ना कहीं कर रहे हैं। कलेसर सेंचुरी, ये आपके हरियाणा में स्थित है। सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये असम में स्थित है। और ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहां पर अभी रेड पांडा जो सिक्किम का स्टेट एनिमल है, ठीक है, सिक्किम का स्टेट एनिमल है, उसको यहां पर अभी देखा गया था इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये अभी कुछ चर्चा में थी। निम्नलिखित में से किसने निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स नामक एक नया विषयगत सूचकांक लॉन्च किया? तो निफ्टी आपका किसका इंडेक्स है? तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका जो इंडेक्स है उसका नाम है निफ्टी 50, ठीक है। और आपका जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसके सेंसेक्स का नाम, उसके जो इंडेक्स का नाम है वो है सेंसेक्स, ठीक है। तो दोनों आप याद रखिएगा। तो निफ्टी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इसको लॉन्च किया है, ऑप्शन डी आपका यहां पर सही होगा। इसके अलावा कुछ और जो पोर्टल्स अभी चर्चा में रहे हैं वो मैंने कुछ डाले हैं। प्रवाह पोर्टल अभी आरबीआई ने लॉन्च किया था। बीमा सेंट्रल पोर्टल, ये इंडिया का पहला इंश्योरेंस यानी बीमा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पोर्टल है, ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है। सीडीपी सुरक्षा पोर्टल, ये डायरेक्ट सब्सिडी जो हॉर्टिकल्चर या बागवानी वाले किसान हैं उनके खातों में भेजी जाएगी इस पोर्टल के तहत, और इसको नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मदद से डेवलप किया गया है। ड्रीम्स पोर्टल यानी डिजास्टर रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित एक पोर्टल है। असम गवर्नमेंट ने इसको यूनिसेफ की मदद से, माफ कीजिए, यूनिसेफ की मदद से इसको डेवलप किया है। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आइसलैंड का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो आयरलैंड की नई राष्ट्रपति बनी है हल्ला टॉमस डॉटर, और ये आयरलैंड की सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट है। इनसे पहले जो प्रेसिडेंट बन चुकी है उनका नाम था विगदिस फिनबोगा डॉटर। ये पहली आयरलैंड की वुमेन, आइसलैंड की, माफ कीजिए, आइसलैंड की पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी, अब सेकंड बनी है हल्ला टॉमस डॉटर। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आइसलैंड की अगर कैपिटल की बात करें तो क्या है आपका? रेकजाविक। रेकजाविक यहाँ की कैपिटल है। इसके अलावा कुछ और अपॉइंटमेंट जो भी चर्चा में रहे, फिक्की के प्रेसिडेंट किसको चुना गया था? संजीव पुरी जी को। और विश्व स्वास्थ्य पशु संगठन यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ के महानिदेशक के पद पर किसको चुना गया है? डॉक्टर इमैनुअल सोबरन जी को चुना गया है, एक महिला है। चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने रिकॉर्ड 15वीं बार जीती है? तो ये जीती है आपके रियल मैड्रिड ने। भी चाहूंगा, रियल मैड्रिड ने इसको भी रिकॉर्ड 15वीं बार जीता है। और फाइनल में इन्होंने किसको हराया? बोरुसिया डॉर्टमंड को, जो कि एक जर्मन
स्पोर्ट्स क्लब है, फुटबॉल क्लब है। तो ये आप याद रखिएगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था 8 बार लगातार नहीं, टोटल 8 बार जीती है इंग्लिश प्रीमियर लीग। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, हमने ये कवर किया था। रिकॉर्ड 8वीं बार इंग्लिश प्रीमियर लीग की ट्रॉफी किसने या कौन से फुटबॉल क्लब ने जीती है। पाकिस्तान सेना में ब्रिगेडियर का पद पाने वाली ईसाई और अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला कौन बन गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बनी है हेलन मैरी रॉबर्ट। ठीक है, पाकिस्तान की जो मेडिकल कोर है आर्मी की, जैसे इंडिया की मेडिकल कोर होती है आर्मी में, उसमें ही ये है और इनको अब ब्रिगेडियर के पद पर अपॉइंट किया गया है और अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ये बन गई है। इसके अलावा कुछ और पहले जो भी चर्चा में रहे वो मैंने डाल दी हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू गेट जीरो वेस्ट टू लैंडफिल टैग, तो ये कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा टैग दिया जाता है। जिन एयरपोर्ट्स पर बहुत अच्छा वेस्ट मैनेजमेंट होता है उनको दिया जाता है और भारत में तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल का पहला एयरपोर्ट बन गया है जिसको ये टैग मिला है। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जूडिथ समुनवा तलुका जी बनी है। फर्स्ट वुमेन हाई कमिश्नर ऑफ यूके टू इंडिया, यानी यूनाइटेड किंगडम की इंडिया में पहली महिला हाई कमिश्नर कौन है? लिंडी कैमरन। फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट 30 टाइम्स, 30 बार माउंट एवरेस्ट को किसने फतह किया है? कामिरीता शेरपा जी ने। फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट 3 टाइम्स इन अ सेशन, एक सेशन में यानी एक सत्र में 3 बार माउंट एवरेस्ट को किसने फतह किया है? पूर्णिमा श्रेष्ठ ने। माफ कीजिए, पूर्णिमा होगा, पूर्णिमा श्रेष्ठ। फर्स्ट वुडन सैटेलाइट जिसका नाम है लिंगोसैट, किसको इसने डेवलप किया है? इसको जापान ने अभी डेवलप किया है, सितंबर में इसको लॉन्च किया जाएगा। दुनिया का पहला लकड़ी से बना सैटेलाइट है। फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इट्स टेक्स्ट बुक्स ऑफ 7th क्लास, तो अभी 7वीं क्लास की कक्षा की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज अ सिलेबस किसने ऐड किया है? तो भारत का सबसे शिक्षित राज्य है केरल, उसने इसको ऐड किया है। तो ये अभी सबसे पहले कुछ चर्चा में रहे। WHO की कौन सी विश्व स्वास्थ्य सभा 27 मई से 1 जून 2024 तक आयोजित की गई? तो ये 77वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है। कहां पर हुई है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई है। 7 अप्रैल को ही हम क्या बनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। और इस साल की 2024 की थीम क्या रही? माई हेल्थ माई राइट। ये इस बार की विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम थी। हेडक्वार्टर कहां पर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में ही इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा कुछ और कॉन्फ्रेंस और समिट्स जो चर्चा में रही वो मैंने डाल दी है। वर्कशॉप ऑन ग्रेनाइट एंड मार्बल माइनिंग, तो मार्बल और ग्रेनाइट की माइनिंग पर वर्कशॉप कहां पर हुई? बेंगलुरु में हुई। 33वां अरब लीग कॉन्फ्रेंस बहरीन की राजधानी मनामा में हुआ। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी वियना, ऑस्ट्रिया में आयोजित की गई। 10वां वर्ल्ड वाटर फोरम यानी विश्व जल मंच बाली, इंडोनेशिया में हुआ। यहां पर वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट भी जारी की है, वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, नाम याद रखिएगा, वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। ये रिपोर्ट अभी यहां पर वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट अबू धाबी यूएई में हुई। पहली समिट ऑन क्लीन कुकिंग इन अफ्रीका, तो ये पेरिस में आयोजित की गई। 46वीं अंटार्कटिक ट्रीटी कमेटी मीटिंग कोच्चि, केरला में आयोजित की गई। और इसके अलावा वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट रॉटरडैम, नीदरलैंड में आयोजित की गई। तो ये सारे अभी कुछ चर्चा में मीटिंग्स रही हैं। हाल ही में कौन सा देश वर्ष 2024-26 के लिए कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है? तो देखिए 2003 में इस कोलंबो प्रोसेस की स्थापना हुई थी। उसके बाद से अब तक भारत को इसकी अध्यक्षता नहीं मिली थी। अब भारत को 2024 से 2026 तक के लिए इसकी चेयरमैनशिप या प्रेसिडेंटशिप मिली है। और देखिए कोलंबो प्रोसेस जो है किस क्षेत्र में काम करता है? स्पेशली ये माइग्रेंट वर्कर से संबंधित है या माइग्रेशन से संबंधित एक प्लेटफॉर्म है। अगर आप इसके बारे में यहां पर पढ़ेंगे, कोलंबो प्रक्रिया एशिया के 12 सदस्य देशों का एक क्षेत्रीय परामर्श यानी रीजनल कंसल्टेटिव फोरम है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्विटर पर कहा या एक्स पर कहा, सुरक्षित, व्यवस्थित और कानूनी प्रवास को बढ़ावा देना। भारत ने कोलंबो प्रक्रिया की स्थापना के बाद पहली बार इसकी अध्यक्षता संभाली है। तो स्पेशली प्रवास या माइग्रेशन से संबंधित एक कंसल्टेटिव फोरम है या मंच है। हाल ही में किस देश ने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मच्छर छोड़े हैं? तो कौन से जीएम मच्छर छोड़े हैं किस देश ने? जिबूती ने ये मच्छर अभी छोड़े हैं। तो देखिए जो अफ्रीका का आपने देखा होगा इस तरीके से पूर्व में मैप है, इस तरीके से अफ्रीका, यहां पर इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका या अफ्रीका का सींग। इसमें कुछ देश आते हैं, वो आपसे पूछता रहता है, तो उसके बारे में बता देता हूं। सीड इसका आपका बेसिकली कोड है
तो आपका सोमालिया, इथियोपिया, एरिट्रिया और जिबूटी, ये 4 कंट्री आपकी इसमें आती हैं। तो जिबूटी जो है ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका या अफ्रीका के सींग में शामिल एक देश है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए चर्चा में क्यों है, लगातार यहाँ पर जो मलेरिया की घटनाएं हैं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। आपको मैं बता चुका हूँ मलेरिया जो है एक प्लाज्मोडियम से संबंधित बीमारी है, ठीक है। प्लाज्मोडियम इसको फैलाता है और इसके जो वाहक होते हैं वो 2 तरीके के मच्छर होते हैं। सॉरी, सबसे इंपॉर्टेंट तो है आपका फीमेल एनाफिलीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका कैरियर है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से ये फैलता है, मेल इसके कैरियर नहीं होते, ठीक है। जो नर मच्छर होते हैं एनाफिलीज प्रजाति के वो इसके कैरियर नहीं होते, केवल मादा मच्छरों के काटने से होता है। 2 सबसे खतरनाक इसके वेरिएंट हैं, एक होता है प्लाज्मोडियम विवेक्स, एक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। इन 2 ये काफी ज्यादा घातक और काफी ज्यादा कॉमन माने जाते हैं, इनसे बहुत ज्यादा ये फैलता है। अब देखिए इन्होंने इस मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में क्या किया है, जो ब्रीडिंग के कारण फीमेल या मादा मच्छर पैदा होंगे, इसमें ऐसा एक जीन है कि इन मच्छरों को परिपक्व होने से पहले ही ये मार देगा। यानी जो फीमेल एनाफिलीज मच्छर हैं उनकी संख्या ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जब संख्या कम होगी तो आपको पता है महिला या मादा एनाफिलीज इसको काटती हैं तो ये प्रसारित होती है। जब संख्या उनकी कम रहेगी तो शायद ये माना जा रहा है कि मलेरिया के केसेस में भी यहां पर कमी होगी। अभी मलेरिया के केस से संबंधित वैक्सीन हमने काफी देखी है। एक का नाम है I-21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन, ये मलेरिया से संबंधित वैक्सीन है। दूसरी वैक्सीन का नाम है मॉस्क्यूरिस्क। मॉस्क्यूरिस्क किसने डेवलप की है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने डेवलप की है। I-21 मैट्रिक्स एम चर्चा में क्यों है, हमारा जो भारत का एक ड्रग मैन्युफैक्चरर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसने इसकी अभी एक खेप अफ्रीकी देशों को भेजी है, इस वजह से ये चर्चा में है। पूरा इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, यहां से आप ये पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा प्लाज्मोडियम के कारण होता है, कौन से मच्छर, फीमेल एनाफिलीज के कारण। और 2 सबसे ज्यादा वायरल वेरिएंट कौन से हैं, प्लाज्मोडियम विवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। अंतिम प्रश्न देखते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में हाइड्रोजन और ईंधन सेल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत की किस सशस्त्र सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हाइड्रोजन में लगातार इंडिया काम कर रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी भी हमने लॉन्च की है, तो उसके लिए इंडियन आर्मी ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया है और अभी उसकी पहली बस भी इन्होंने इनको सौंपी है, ठीक है, इंडियन ऑयल ने। तो नीचे थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। भारतीय सेना और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हरित हाइड्रोजन और टिकाऊ परिवहन समाधानों को शामिल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर सेना प्रमुख मनोज पांडे और IOCL के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य मौजूद थे। इसमें एक हाइड्रोजन ईंधन सेल बस भी इन्हें मिली है, जो इस सहयोग की शुरुआत है। इसके अलावा कुछ और जो IITs चर्चा में है वो मैंने डाल दी हैं। DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र कहां पर खोला गया, IIT कानपुर में। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर डेवलप करने के लिए किन 2 संस्थाओं ने साझेदारी की है, TCS और IIT बॉम्बे ने साझेदारी की है। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा यानी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ने अनुसंधान और प्रशिक्षण पर सहयोग करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, IIT हैदराबाद के साथ समझौता किया है। तो ये सारे IITs अभी चर्चा में रहे थे। तो यही हमारे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैंने बताए वो आपको अच्छे लगे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा रेगुलर आगे अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।